हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप ऑल ऑफ यूर फाइन, सेफ, सिक्योर। और अगेन आई एम कमिंग। और एक्चुअली आज मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने एक नई क्लास, एक नए सब्जेक्ट की। यस दोस्तों, हम आज सीए इंटरमीडिएट का हम अकाउंट्स का पेपर आज स्टार्ट कर रहे हैं इस ऑनलाइन क्लास के थ्रू। और इसमें मैं एक एकदम नया चैप्टर ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। दोस्त पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट से रेगुलर आ रहा है और यह भगवान का दिया प्रसाद है, आप समझिएगा, जो कि आपके पास में है। सबसे इजी चैप्टर है और हर बार 6 7 8 मार्क्स का आ ही जाता है। सो ध्यान से समझेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग हेडिंग है और AS 13 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 भी इसमें है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 को भी हम साथ साथ में कवर करेंगे और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को पढ़ेंगे। सो होप यू विल एंजॉय दिस चैप्टर एंड लेट्स स्टार्ट। दोस्त चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब बताइए, पहले बताइए इन्वेस्टमेंट क्या होता है? यस बताओ रिया, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हाँ हाँ बोलो बेटा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अच्छा चलिए बताइए, इन्वेस्टमेंट कोई भी, ये इन्वेस्टमेंट वर्ड जो है ये हमारे लिए एसेट्स है या लायबिलिटी है? सर ये हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। हाँ जी बेटा, ये हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? बताओ इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? सो इन्वेस्टमेंट इज ए एसेट, ये तो बात समझ में आ गई। और इन्वेस्टमेंट किया जाता है क्योंकि हम उससे कुछ इनकम रिसीव करना चाहते हैं, हम उससे कुछ इनकम रिसीव करना चाहते हैं। तो यानी कहीं पे पैसा अगर हमने इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? एनी एसेट विच वी हैव परचेज्ड टू अर्न द इनकम और फॉर द कैपिटल एप्रिसिएशन तो ऐसी एसेट हमारे लिए क्या हो जाती है? इनकम। ऐसी एसेट हमारे लिए क्या हो जाती है? इन्वेस्टमेंट हो जाती है। सो इन्वेस्टमेंट इज मीन, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूं, मीनिंग इन द लेमन लैंग्वेज में मैं कहूं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? अच्छा एक और चीज में बता दो, अगर मैं इन्वेस्टमेंट में मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूं टू अर्न द इनकम। अच्छा वो इन्वेस्टमेंट किया किस में से जाएगा? सबसे पहले बताइए, मेरे पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा तो होना चाहिए। तो मेरे पास हर जनरली, देखिए मैं 99% लोगों की बात कर रहा हूं, 1% की बात नहीं करता, जो कि क्या करते हैं, उधार पे लाके भी इन्वेस्ट करते हैं। मैं भी उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मान लो मैं 10,000 रुपया महीने का कमाता हूं, 10,000 रुपीज पर मंथ आई एम अर्निंग। और उसमें से मेरा 8,000 रुपीज खर्च हो जाता है। मेरा डेली रूटीन का जो भी है, जो रोजमर्रा की चीजें लाने में, खाने पीने में, मेरा 8,000 रुपीज खर्च हो जाता है। तो मेरे पास में जो पीछे बैलेंस इनकम बचती है 2,000 रुपया, वह एक तरह की मेरी क्या हो गई? सरप्लस इनकम हो गई। सरप्लस इनकम का मतलब क्या होता है? आपकी टोटल इनकम में से जो आपके एक्सपेंस हो गए वो आपने लेस कर दिए और आपका जो बैलेंस इनकम बच गया, दैट इज योर सरप्लस इनकम, दैट इज योर सेविंग्स। अब उस सरप्लस इनकम से मैंने क्या किया? मैंने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया। उस सरप्लस से मैंने क्या किया? मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया। तो इन्वेस्टमेंट इज ए एसेट। यह एक ऐसी एसेट है जो हमेशा कौन सी इनकम से परचेज की जाती है? सरप्लस इनकम से परचेज की जाती है। तो अगर मैं यहां पे बात कहूं मेरी टोटल इनकम को मैं बात कहता हूं, तो उसको मैं कहूं मेरी टोटल इनकम क्या है? भैया आपका टोटल इनकम क्या है? फर्स्ट आपकी टोटल इनकम क्या है? जैसे अरे यार, हाँ जी, डिस्पोज्ड इनकम। क्या है? डिस्पोज इनकम। मेरी टोटल इनकम कितनी थी? 10,000। 10,000 में से मेरा कितना खर्च हो गया? दैट इज कितना खर्च हो गया? वो खर्च हो गया 8,000। तो इनकम विच स्पेंड इन डे टू डे लाइफ, दैट इज कॉल्ड माई डिस्पोज्ड इनकम। मैंने उस इनकम को डिस्पोज कर दिया। और जो बैलेंस इनकम रहता है उसको मैं कहता हूं सरप्लस बैलेंस। और इस सरप्लस बैलेंस से ही मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो सबसे पहले ये देखें कि इन्वेस्टमेंट के अंदर जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो कौन सी इनकम से इन्वेस्ट करते हैं? जो डिस्पोज्ड इनकम के बाद में हमारे पास में जो सरप्लस रह जाता है, उस इनकम से हम इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं। समझ में आ रही है ये बात?
हाँ, कभी कभी ये भी हो सकता है कि रिटर्न अच्छे मिलने की संभावना हो, अगर रिटर्न हमको अच्छा मिले, अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पैसा उधार लाके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। तो अगर मैं यहां पे लेमैन लैंग्वेज में कहूं, देखिए ऊपर ऊपर में बात कहूं तो इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट विच इज डन आउट ऑफ सरप्लस इनकम टू गेट द इनकम अगेन। हाँ जी, टोटल इनकम में से कुछ पैसा आपका बचा, उसको आपने क्या किया, उसको आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, और इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट क्यों किया, क्योंकि अगेन आप उससे क्या लेना चाहते हैं, इनकम प्राप्त करना चाहते हैं। यानी अपने एग्जिस्टिंग इनकम को आपने कहीं, एग्जिस्टिंग बैलेंस इनकम को, एग्जिस्टिंग सरप्लस इनकम को आपने कहीं इन्वेस्ट किया, और उससे वापस आप क्या करना चाहते हैं, इनकम लेना चाहते हैं, उससे वापस आप इनकम लेना चाहते हैं। तो इनकम को इन्वेस्ट करके वापस इनकम लेना, इनकम को इन्वेस्ट करके वापस इनकम लेना, यह इन्वेस्टमेंट का मेन ऑब्जेक्ट होता है। जब हमने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है, वह किस उद्देश्य से इन्वेस्ट किया हुआ है, कि फ्यूचर में इससे मुझे क्या मिलेगा, फ्यूचर में इससे मुझे रिटर्न मिलेगा, इससे मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, और इस मोटो से हम काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को मैं दूसरे शब्दों में कहूं, इनकम से इनकम को जनरेट करना, इनकम से इनकम को जनरेट करना, यह भी क्या होता है, यह भी एक इन्वेस्टमेंट का ही एक दूसरा पहलू है। तो माय डियर, इन्वेस्टमेंट कौन सी इनकम से किया जाता है, इन्वेस्टमेंट आपकी जो सरप्लस बैलेंस इनकम है, सरप्लस बैलेंस इनकम है, उससे किया जाता है। और इसका मोटो क्या होता है, इसका मोटो यही, जो अपनी टोटल इनकम है इसको वापस क्या करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना। Okay, so layman language, investment is an asset which is done out of surplus income. Investment which is an asset, investment is an asset which is done out of surplus income to get the income. Hope you understood. समझ में आया? अच्छा साहब, अब ऑब्जेक्टिव, अब मैं बात कहूं कि मेरा इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न द इनकम। समझ में आ रही है बात? अच्छा जी, तो अब ये इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को मैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में भी कह सकता हूं और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में भी मैं उसको डिवाइड कर सकता हूं। शॉर्ट टर्म में क्या है, मैंने कहीं पे तुरंत इन्वेस्ट किया है, तो मेरा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि मेरे को रिकरिंग इनकम मिलती रहे। रिकरिंग इनकम का मतलब क्या हो गया, कि मैंने सपोज किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो मुझे उसका डिविडेंड मिल जाए। यदि मैंने, हाँ, रिकरिंग का मतलब क्या है कि ये इनकम बार बार मिलती रहे। मैंने एफडी में इन्वेस्ट करवा दिया, तो एफडी में इन्वेस्ट करवा दिया तो क्या हो जाए, एफडी में इन्वेस्ट करवा दिया तो क्या हो जाए आपका, उससे मुझे इंटरेस्ट मिल जाए। तो एक चीज़ बताइए, इससे पहले इसको डिस्कस करेंगे, इससे पहले आप मुझे बताओ, आप इन्वेस्ट कहाँ कहाँ कर सकते हो, कहाँ कहाँ कर सकते हो। देखो, शेयर्स हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है। यस, ये शेयर्स और म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स या म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इस पर कौन सी इनकम मिलती है, रिकरिंग इनकम। रिकरिंग इनकम का मतलब है जो शेयर्स और इनकम, आपके शेयर्स आपके पास में रखे हुए हैं, ये देखिए शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को हम कहते हैं यहाँ पे टू अर्न रिकरिंग इनकम लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट। क्या है रेंट की, मैं अभी डिस्कस करेंगे। और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन। मैंने शेयर्स परचेज किया तो मेरे पास में, मैंने क्या सोचा कि जब तक ये शेयर्स मेरे पास में रहेगा, तब तक क्या होगा, कंपनी जो डिविडेंड देगी वो मुझे डिविडेंड इनकम हो जाएगी। और उसके बाद में जब अगर अमाउंट बढ़ गया, अगर उसका वैल्यू बढ़ गया, तो मैं उसको सेल कर दूंगा, तो मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। होप यू अंडरस्टूड। तो अगर शेयर और म्यूचुअल फंड में आपका रेगुलर इनकम क्या होता है, रेगुलर इनकम होता है आपका डिविडेंड। क्या होता है बेटा आपका, डिविडेंड। और किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और देखिए आप एफडी में कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट में कर सकते हैं, डिबेंचर, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स। अगेन म्यूचुअल फंड्स यहां पर भी आ गया है। ये कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिस पे डिविडेंड मिलता है, और कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिस पे इंटरेस्ट भी मिलता है। ओके, खैर म्यूचुअल फंड पे AS13 थोड़ा कम एप्लीकेबल होता है, तो उसके बारे में बातें कम ही करेंगे। लेकिन फिर मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए, ये कुछ इन्वेस्टमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट पे हमें क्या रिटर्न मिलता है, डिविडेंड का रिटर्न मिलता है। कुछ पे हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट का रिटर्न मिलता है। और किस में इन्वेस्ट कर सकते हो बाबू, यस, यू कैन इन्वेस्ट इन द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या, लैंड एंड बिल्डिंग।
आप लैंड और बिल्डिंग में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग में भी आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लैंड एंड बिल्डिंग में यदि आपने इन्वेस्ट किया है, अच्छा देखिए, अगर मैं अब जब यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग की बात चलती है तो इससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे मैं डिस्कस कर लूं। लैंड एंड बिल्डिंग जो है, अगर मैं कहता हूं आपका लैंड एंड बिल्डिंग, ये लैंड एंड बिल्डिंग जो है बेटा, ये लैंड एंड बिल्डिंग एक तरह से आपका क्या है, अगर मैं बात कहता हूं लैंड एंड बिल्डिंग, किसकी बात करता हूं मैं यहां पे, लैंड एंड बिल्डिंग की बात करता हूं। ये लैंड एंड बिल्डिंग आपका इन्वेंट्री भी हो सकता है, ये लैंड एंड बिल्डिंग आपका क्या है, इन्वेंट्री भी हो सकता है। ये लैंड एंड बिल्डिंग आपका फिक्स एसेट्स भी हो सकता है, और यही लैंड एंड बिल्डिंग आपका क्या हो सकता है, यही लैंड एंड बिल्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। सर ये कैसे, समझ में नहीं आया हमको, अभी समझाते हैं बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेंट्री कब होगा, लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेंट्री कब होगा, जब आपका बिजनेस रियल एस्टेट बिजनेस, आप काम ही उसमें करते हो, लैंड एंड बिल्डिंग में काम करते हो, उसी को सेल करते हो, उसी को परचेस करते हो, तो वह आपकी इन्वेंट्री है। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स कब होगा, उस लैंड एंड बिल्डिंग को आप बिजनेस के अंदर यूज कर रहे हो। यस, एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आपकी फैक्ट्री है, जिसमें आपका ऑफिस है, वह ऑफिस, वह फैक्ट्री आपकी फिक्स एसेट्स में आएगी, आपके इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगी। देखिए, अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारा आता है नॉन करंट, या सबसे पहले क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स। एसेट साइड की बात करूं तो उसके अंदर आता है टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। उन टेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या आता है, ये फिक्स एसेट्स आता है। और नॉन, हाँ जी, तो बैलेंस शीट में हमारे पास में दो हेड होते हैं, एक तो क्या होता है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्या होता है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी नॉन करंट एसेट्स में कह दूं, और एक होता है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये जो नॉन करंट एसेट्स है, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर हम फिक्स एसेट्स को शो करते हैं, इसके अंदर हम फिक्स एसेट्स को शो करते हैं, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर, इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट को शो करते हैं, ठीक है। और एक आपका आता है दैट इज करंट एसेट्स में आता है, करंट इन्वेस्टमेंट भी आएगा, वो हम बाद में बात कर लेंगे। और एक करंट एसेट्स के अंदर आता है आपका, करंट एसेट्स के अंदर क्या आता है आपका, इन्वेंट्री आता है आपका, और उस इन्वेंट्री में भी हम क्या करेंगे, ये लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग जो है भाई साहब, ये लैंड एंड बिल्डिंग आपकी यहाँ पर भी आ सकती है, सॉरी ये लैंड एंड बिल्डिंग, ये लैंड एंड बिल्डिंग यस आपकी यहाँ पर भी आ सकती है, ये अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये लैंड एंड बिल्डिंग, ये लैंड एंड बिल्डिंग आपकी यहाँ पर भी आ सकती है, ये लैंड एंड बिल्डिंग आपकी यहाँ पर भी आ सकती है, और ये लैंड एंड बिल्डिंग आपकी यहाँ पर भी आ सकती है इन्वेंट्री के रूप में। तो अगर मैं बात कहूं तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी आपका लैंड एंड बिल्डिंग आ सकता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आपका लैंड एंड बिल्डिंग आ सकता है, और करंट एसेट्स यानी आपका करंट एसेट्स के अंदर भी आपका लैंड एंड बिल्डिंग आ सकता है। यह डिपेंड करता है, यह डिपेंड करता है कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग को किस पर्पज से परचेज किया है। आपका ऑफिस चल रहा है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, लेकिन पड़ोस में एक बिल्डिंग और खाली हो गई, आपके पास में कुछ पैसा पड़ा, आपने कहा चलो यार अभी हमारे बिजनेस में तो यूज नहीं आएगी, हम उसको परचेज कर लेते हैं और फिर उसको क्या करेंगे, रेंट पे दे देंगे, तो हमारे उसकी क्या आएगी, रेंटल वैल्यू भी आ जाएगी, हमारे पास में क्या आ जाएगी, रेंटल वैल्यू भी आ जाएगी। तो उस रेंटल वैल्यू, अगर आपने सपोज कीजिएगा, हाँ जी, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आपने उस रेंटल वैल्यू के लिए, अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज किया है, तो फिर ऐसी कंडीशन, और वह लैंड एंड बिल्डिंग आपके फिक्स एसेट्स या आपके बिजनेस में यूज नहीं आ रही है, वह लैंड एंड बिल्डिंग आपके बिजनेस के अंदर यूज नहीं आ रही है, अगर आपके ऐसी सिचुएशन है तो वह लैंड एंड बिल्डिंग क्या माना जाएगा, वह इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। समझ में आ गई बात। अच्छा, और किस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, और सब आप, यस गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड का रिकरिंग इनकम नहीं होता है एक्चुअली,
अच्छा, रिकरिंग इनकम नहीं होता है। अच्छा, ये जितने भी आपने एसेट को कैटेगराइज किया, किसी पे आपको डिविडेंड मिल रहा है, किसी पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी पे आपको रेंटल मिल रहा है, तो बेटा जी ये सारी इनकम होती है रिकरिंग नेचर की इनकम। ये होती है रिकरिंग नेचर की इनकम। समझ में आता है? हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है इन इनकम को लेना, इन इनकम को रिसीव करना, इन इनकम को अर्न करना। दैट इज आवर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। और हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनके साथ ही साथ में और कौन सी इनकम होने की पॉसिबिलिटी रहती है? दैट इज कॉल्ड द कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी इंक्रीज इन द प्राइस। आपने शेयर्स लिए और शेयर्स लिए तो उसका भाव बढ़ गया। आपने सपोज कीजिएगा मारुति के शेयर्स लिए थे आपने 2000 में, आज मारुति का शेयर है 4000 के आसपास। आपने सपोज कीजिएगा कि रिलायंस का शेयर लिया आपने 500 में, आज उसका रेट हो गया आपका 1300 के आसपास। तो ये जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, आपको डिविडेंड तो मिलता ही रहता है, हर साल डिविडेंड मिलता रहता है बेटा, लेकिन ये जो कैपिटल एप्रिसिएशन है ये भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है इन्वेस्टमेंट को करने में। यस, समझ में आ रही है चीज? अच्छा साहब, अब देखिए सपोज कीजिएगा एक शेयर से, यहां पे अगर मैं कहता हूं, देखिए मैंने ये 3 कैटेगरी आपके सामने डिसाइड की है, मैंने ये 3 कैटेगरी डाला है। अब इसमें मैं एक और कैटेगरी इसमें डाल देता हूं, दैट इज कॉल्ड, वो कैटेगरी मैं आपके सामने डाल देता हूं, और वह कैटेगरी है आपका करंट इन्वेस्टमेंट। तो 4 कैटेगरी मैंने आपके सामने डाली है। 4 कैटेगरी में फर्स्ट मेरी ये कैटेगरी हो गई, उसके बाद में सेकंड मेरी ये कैटेगरी हो गई, थर्ड मेरी ये कैटेगरी हो गई, और फोर्थ मेरी ये कैटेगरी हो गई। इन 4 कैटेगरी के अंदर हम अलग अलग बातें करेंगे। अभी तक समझ में आ रहा है इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग क्लासीफाई करना क्यों ज़रूरी होता है? कोई भी अमाउंट हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, कहीं पे हमने इन्वेस्ट किया है, तो क्या वह हमारा इन्वेस्टमेंट है? क्या वह हमारा फिक्स एसेट्स है? क्या वह हमारा इन्वेंट्री है? क्या वह हमारा इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट है तो उसमें क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है? अभी वो भी हम डिस्कस करेंगे। इन चारों को अलग अलग बैलेंस शीट में शो करना होता है। एक ही चीज़ यदि आप इन्वेस्ट करते हो, एक ही चीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन उसको देखने का नजरिया यदि आपका अलग है, तो वह आपके लिए अलग चीज बन जाती है। यस माय डियर, लैंड एंड बिल्डिंग एक ही है, लेकिन आप उसको अलग अलग नजर से देखते हो। अगर आप उसको बिजनेस की नजर से देखते हो, बिजनेस में यूज करने की नजर से देखते हो, तो वह आपका इन्वेंट्री भी हो सकता है, वह आपका फिक्स एसेट्स भी हो सकता है। इन्वेंट्री कब? जब आप उसको लेके सेल आउट करने का काम करते हैं। इन्वेंट्री जब आप उसको लेके अपने बिजनेस में यूज करने का काम करते हैं, उस लैंड एंड बिल्डिंग पे अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, अपने ऑफिस बनाते हैं, अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ क्वार्टर्स बनाते हैं, तो वो सारे आपका बिजनेस यूज होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट्स बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो कहां पे आएगा? फिक्स एसेट्स के हेडिंग में आएगा। और अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग आप लेते हैं ओनली फॉर द रेंटल पर्पस और कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस, तो ऐसी कंडीशन में वह लैंड एंड बिल्डिंग कहां आएगा? आपके इन्वेस्टमेंट के हेडिंग के अंदर आएगा। सेम अगर मैं बात करूं शेयर्स, एक शेयर्स लिया आपने, एक ट्रेडर है, उस ट्रेडर ने क्या किया? जो शेयर्स में डील करता है, साहब आपका काम क्या है? मेरा काम ही क्या है? मेरा काम ही स्टॉक मार्केट में डील करना है। मैं शेयर्स परचेज करता हूं और सेल करता हूं, मेरा काम ही ये है साहब। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? ऐसी कंडीशन में शेयर्स उसके लिए क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री हो जाएगा। शेयर्स उसके लिए क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री हो जाएगा। अब सपोज कीजिए मेरा काम है, मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूं, मैं शेयर्स में क्या करता हूं? डील करता हूं, शेयर्स में ट्रेड करता हूं। रोज सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक, 3:30 बजे तक मैं टर्मिनल के सामने बैठा रहता हूं, शेयर में डील करता हूं, ट्रेडर हूं साहब मैं। लेकिन कुछ कंपनी के शेयर्स को मैंने इन्वेस्टमेंट के रूप से परचेस किया हुआ है, अर्थात उनको मेरी बात ध्यान से समझिएगा। कुछ कंपनी के शेयर्स को या किसी एक कंपनी के शेयर्स को मैंने क्या, रिलायंस इंडस्ट्री है, मैं रोज रिलायंस इंडस्ट्री में ट्रेड करता हूं, रोज लेता हूं, बेचता हूं, काम करता हूं, ठीक है। लेकिन मैंने 500 शेयर्स रिलायंस के ऐसे ले रखे हैं, 500 शेयर्स मैंने रिलायंस के ऐसे ले रखे हैं जो कि मैंने कहा कि यार ये तो मेरे क्या है, ये तो मेरे बुढ़ापे में काम आएंगे। तो वो जो 500 शेयर्स है ना, वह जो 500 शेयर्स है, वह 500 शेयर्स मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। वह 500 शेयर्स मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि उसको तो मैंने किस नजरिए से देखा है कि इससे मेरा क्या आएगा? रेगुलर इनकम आएगा, इससे मुझे डिविडेंड आएगा, इससे मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, और मैं जाके क्या कर लूंगा? उसको फ्यूचर में मैं सेल करूंगा।
और बाकी मेरे पास में है, मेरे पास 5,000 शेयर्स ऐसे भी पड़े हैं जिन्हें मैं रोज ट्रेड करता हूं, रोज लेता हूं, बेचता हूं, लेता हूं, बेचता हूं, इसी में मैं काम करता हूं। तो वो जो 5,000 शेयर्स हैं, प्लीज माइंड इट, मेरे पास में रिलायंस के टोटल 5,500 शेयर्स है, उसमें से 5,000 शेयर्स में तो मेरी ट्रेडिंग चलती है। तो 5,000 जो शेयर्स हैं वह मेरे इन्वेंट्री है, वह मेरी क्या है? इन्वेंट्री है। और बाकी के 500 शेयर्स क्या हैं जिसमें मैं ट्रेड नहीं करता, उसको मैंने अलग निकाल के रख दिया। तो बाकी के 500 शेयर्स क्या हैं? बाकी के 500 शेयर्स है मेरे दोस्त, वो है इन्वेस्टमेंट। तो इस टॉपिक में हम किन शेयर्स के लिए बात करेंगे? इस टॉपिक में हम उन शेयर्स के लिए बात करेंगे जिसको मैंने एज ए इन्वेस्टमेंट हेल्ड किया हुआ है, एज ए इन्वेस्टमेंट अपने पास में रखा हुआ है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये टॉपिक कहना क्या चाहता है, ये टॉपिक समझाना क्या चाहता है आपको। यस दोस्त, एक ही चीज है, एक ही चीज है, एक ही चीज है, लेकिन उसको देखने का नजरिया अलग है, तो आपके लिए उसकी वैल्यू अलग है। यस, आपके लिए वो वैल्यू अलग है। होप यू अंडरस्टूड। खैर, अब मैं वापस बात करता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखिएगा, अब यहां पे अगर मैं इन दो कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, यहां पे शेयर्स, आरडी, म्यूचुअल फंड्स, तो ये जो कवर्ड है, ये कवर्ड है आपके, कवर्ड बाय AS 13। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो कवर्ड है, इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, इसकी कॉस्टिंग, यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट वाला बात, अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग की बात करता हूं, तो बेटा जी ये कवर्ड है AS 10 से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से। और गोल्ड के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक AS नहीं है, तो नो AS, इसके लिए तो हम जनरल बात करते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है, ये AS 13 है। यह इन पे यह पहले दो सेगमेंट पे, पूरा इस सेगमेंट पे हम फोकस करेंगे, इस सेगमेंट पे हम फोकस करेंगे। होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आया? यानी आने वाला अब मेरा जो भी डिस्कशन होगा बेटा जी, वो सारा का सारा डिस्कशन मेरा किस पे होगा? इन दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स पे होगा। इन इन्वेस्टमेंट्स को मैं कह सकता हूं माई पेपर इन्वेस्टमेंट। समझ में आती है बात? शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स आजकल तो सारे डीमेट फॉर्म में होते हैं। तो माई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पेपर इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा पेपर इन्वेस्टमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास में रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रॉनिक पेपर फॉर्मेट इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे अब आने वाले टाइम में अभी हम जो भी बात करेंगे बेटा जी, वो सारी की सारी बातें इन दो कैटेगरी पे ही होगी। हाँ, आगे मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन, ये सारी बातें मैं करूंगा, बट बेटा हाँ सुनो, AS 13 में अब मैं बात कह देता हूं आपको, AS 13 की डेफिनेशन क्या है। तो इन सब से ही बना है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट आर एन एसेट, जो कि क्यों करते हैं? डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम लेने के लिए करते हैं, साथ ही साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन लेने के लिए भी उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आर एन एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइजेस फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, interest and rental income, and for capital appreciation। समझ में आ गई बात? and for capital appreciation। hope you understood। समझ में आता है? तो इन्वेस्टमेंट आर एन एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइजेस, फॉर एंटरप्राइजेस का मतलब कोई भी पर्सन। Investment are an asset held by enterprises for earning income by way of dividend, interest and rental income, and for capital appreciation। ध्यान रहे, अब मैं आपको माइंड में ये आएगा, सर अभी तो आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट यानी लैंड एंड बिल्डिंग पे AS 10 है, तो यहाँ पे AS 13 में भी तो लिखा है ये रेंटल इनकम किसके लिए लिखा है? डेफिनेटली बेटा, ये रेंटल इनकम जो लिखा है, ये जो रेंटल इनकम जो लिखा है, ये लैंड एंड बिल्डिंग के लिए ही लिखा है, यह लैंड एंड बिल्डिंग के लिए ही लिखा है। लेकिन AS 13 के अंदर इसको हम इन्वेस्टमेंट तो मान सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के रूप में कोई दिक्कत नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट तो मान सकते हैं, लेकिन इसकी कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, इसको किस तरह से दिखाया जाएगा, ये सारी बातें किस में लिखी है? AS 10 में लिखी है। ये सारी बातें किस में लिखी है? AS 10 में लिखी है। तो जब एक बार AS 10 में लिख दी है वो सारी बातें, तो उसको इन्होंने फिर यहां पे रिपीट नहीं किया है। समझ में आ गई ये चीज?
चलिए इतना ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हालांकि इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग को शामिल किया जाता है, लेकिन इस लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, इसकी कॉस्टिंग कैसे करेंगे, इसका इनिशियल रिकग्नाइजेशन कैसे करेंगे, इसकी कॉस्ट को कैसे निकालेंगे, ये सारा ट्रीटमेंट हमारा AS 10 में दिया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, PPE। समझ में आया चीज? इसलिए डेफिनेशन में है, AS 13 की डेफिनेशन में है, ये डेफिनेशन ऑफ इनकम नहीं है, डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये डेफिनेशन ऑफ क्या है? इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी, तो AS 13 में डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर में इन दो चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में इन दो चीज़ों को ही पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए साहब आगे बातें करते हैं। हाँ जी, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, मेरा करंट इन्वेस्टमेंट और मेरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मेरा करंट इन्वेस्टमेंट या मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है, यह क्लासिफिकेशन आपको क्या करना होगा, जब आप इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, उसी समय आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ यू हैव टू डिसाइड वेदर इट इज माय करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रही है बात? वो कैसे डिसाइड करेंगे साहब? तो देखिए, अगर आपका इंटेंशन, मान लीजिएगा कि कोई मैंने शेयर्स परचेज किया, सपोज कीजिएगा एक प्लेन पेपर है, इसको शेयर्स मान लो, ये शेयर्स है, रिलायंस कंपनी के शेयर्स है, ये मैंने परचेज किए। जब मैंने ये परचेज किया उस समय ही मेरा इंटेंशन क्या था कि यार इसको तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही भाव आएंगे मैं सेल कर दूंगा, मैं 12 महीने से ज्यादा इसको होल्ड नहीं करने वाला। मेरा होल्डिंग पीरियड, मैं डेट ऑफ परचेज से होल्डिंग पीरियड, जिस दिन मैंने परचेज किया उस दिन से यार मैं अगले 12 महीने से ज्यादा मैं इसको होल्ड नहीं करूंगा। इट इज रेडीली अवेलेबल फॉर सेल, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको बेटा जी मैं बोलूंगा दैट इज माय करंट इन्वेस्टमेंट। So my intention to hold these investment is maximum up to 12 month, देखिए मैंने क्या बोला? My intention, please mind it what I told you, my intention, मेरी सोच इसके लिए क्या है? अगर मेरी सोच इसके लिए है कि इसको मैं 12 महीने तक ही अपने पास रखूंगा, उससे ज्यादा मैं इसको अपने पास में रखना नहीं चाहता। अरे 12 महीने क्या, अगर कल मेरे पास में भाव आए तो मैं इसको कल सेल कर दूंगा, या मेरे पास में मतलब 2-3 शॉर्ट टर्म पीरियड का मेरे पास में क्या है? होल्डिंग है। मैं शॉर्ट टर्म नजरिए से मैंने इसको परचेस किया हुआ है, 2-3-4 महीने के लिए मैंने इसको परचेस किया हुआ है, मैक्सिमम 12 महीने तक के होल्डिंग पीरियड के लिए मैंने इसको परचेस किया है, तो वो क्या माना जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और करंट इन्वेस्टमेंट की देखिएगा, यहां पे अगर मैं बात कहूं, इसको अगर मैं बात कहता हूं करंट इन्वेस्टमेंट के लिए, देखिए हाँ जी, दिस इज कॉल्ड योर करंट इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं इनमें से कहूं तो मेरा एक करंट इन्वेस्टमेंट ये किस में आएगा जी? ये मेरा करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। समझ में आया आपको? तो करंट इन्वेस्टमेंट, यस, बैलेंस शीट के अंदर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट को अलग अलग दिखाना होता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपके नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होता है, यस, यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स का पार्ट होता है, और आपका करंट इन्वेस्टमेंट आपकी करंट एसेट्स का पार्ट होता है। तो दोस्त, करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको मैंने क्या किया, आवर इंटेंशन इज टू होल्ड दैट इन्वेस्टमेंट अप टू 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। और नॉन करंट क्या है साहब? ऐसा कोई भी नॉन करंट है जो कि करंट नहीं है, वह नॉन करंट है। अर्थात मेरा इंटेंशन ही क्या है, यार इसको तो मैं क्या है लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, 2-3 साल के लिए तो रखूंगा ही रखूंगा। समझ में आ गया? अभी जैसे मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है, अभी सब कहते हैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से यदि आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव क्या है? 2-3 साल का लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव लेके चल रहे हैं।
समझ में आ रही है ये बात? शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से अभी इन्वेस्ट करने के लिए लोग मना कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्ट करने के लिए लोग क्या कह रहे हैं? एडवाइस कर रहे हैं। तो आप जब इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं, आप जब इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं मेरे दोस्त, उसी समय आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वो उस पर छाप लग जाएगी कि यार ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये करंट है या नॉन करंट है। समझ में आया? चलिए, अब सपोज कीजिएगा, अब मैं आपको बात कहूं यहां पे, सपोज कीजिएगा आपने क्या किया कि आपने एक शेयर्स परचेज किया, मैंने एक शेयर परचेज किया, और उस शेयर्स में मैंने जब परचेज किया तब मैंने ये सोचा था कि यार मैं क्या करूंगा, मैं इसको 12 महीने से ज्यादा होल्ड नहीं करूंगा, 12 महीने के अंदर अंदर मैं इसको डिस्पोज ऑफ कर दूंगा, उससे ज्यादा मैं होल्ड नहीं करूंगा। अब मेरी ओके, और वो शेयर्स मैंने परचेज किया, सपोज कीजिएगा मैंने 1 अप्रैल 2019 को परचेज किया, 1 अप्रैल 2019 को मैंने वो शेयर परचेज किया। क्या सब कुछ हम सोचते हैं वैसा होता है? नहीं होता है। हमारे हाथ में कोई चाबी, हमारे हाथ में हमारी डोर है ही नहीं। डोर किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में है। तो यहां पे भी क्या हुआ, मैंने तो ये सोचा था कि यार रेट बढ़ जाएगा, और जब से मैंने शेयर्स लिया, मैंने 1000 रुपीज में वो शेयर्स लिया, धम 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 धड़ाम धम 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 करके आज उसकी रेट, यानी कि अब 31 मार्च 2020 आ गया, 31 मार्च 2020 आ गया, 12 महीने कंप्लीट होने को है, और उसकी रेट क्या है? उसकी रेट है अभी भी, सपोज कीजिएगा 400 रुपया रेट हो गई है। मैंने 1000 में परचेस किया और आज की रेट में 400 रेट है उसकी, आज की डेट में उसकी 400 रेट है साहब। तो क्या करूं? ओ हो, अब तो 12 महीने होने को आए, मैंने तो इसे शॉर्ट टर्म के नाम से परचेस किया था, मैंने तो इसे करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से परचेस किया था, अब क्या करूं? तो अब जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं तो उसको मैं करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाऊं या मैं उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दिखाऊं, मैं उसको करंट में दिखाऊं या नॉन करंट में दिखाऊं, लॉन्ग टर्म में दिखाऊं या शॉर्ट टर्म में दिखाऊं, मेरे सामने एक बड़ी विकट समस्या है साहब। तो इस समस्या का समाधान यह है कि आप अपने आप से पूछें, हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, हे रघुवंशी, जब तुमने इसको परचेज किया था, जब तुमने इस इन्वेस्टमेंट को परचेज किया था, उस समय आपका उद्देश्य क्या था? उस समय आपका परिदृश्य क्या था? उस समय आपका इंटेंशन क्या था? तो हमने कहा कि सरकार, हमने कहा प्रभु, उस समय तो हमारा इंटेंशन था, और हमारा उस समय क्या, आज भी हमारा ये इंटेंशन है कि अगर कल को रेट आए तो मैं इसको रखना नहीं चाहता, मैं इसको मार्केट में बेच दूंगा। तो आपका इंटेंशन, अभी भी इंटेंशन क्या है आपका? शॉर्ट टर्म का है। अरे एक्चुअल में क्या हो गया, इसको छोड़ें, हम एक्चुअलिटी के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे बात कर रहे हैं, हम यहां पे बात कर रहे हैं अपने 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 इंटेंशन के हिसाब से। व्हाट इज माय इंटेंशन अबाउट दैट इन्वेस्टमेंट? वेदर आई वांट टू सेल दिस इन्वेस्टमेंट एज सून एज पॉसिबल, और आई वांट टू रिटेन दिस इन्वेस्टमेंट ऑन द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। My perspective, if my intention is to retain the long term, then only it will be the long term investment, and it will be shown under the category of the non-current investment. And if my intention is to hold this investment maximum up to 12 months, in that case that investment always remain my short term investment, that investment always be shown under the category of non-current. No, under the current investment. Yes, whether in actual scenario, the investment, I am not able to sold that investment, I am not able to sell the investment within the 12 months, it doesn't make any difference. But my intention is what? My intention is to sell this investment, to hold the investment up to 12 months. That is the most important thing. Hope you understood. हाँ जी, तो ध्यान रहे, यहां पे बैलेंस शीट डेट को हो सकता है, एक बैलेंस हो सकता है 1 अप्रैल 2019 को मैंने इन्वेस्ट किया था, यह मान के मैं 12 महीने में बेच दूंगा, लेकिन 31 मार्च 2020 तक वो शेयर्स बिका नहीं। अरे 31 मार्च 2020 तो छोड़ो यार, 31 मार्च 2021 तक भी वो शेयर्स सेल आउट नहीं हुआ। स्टिल 2 साल हो गए उसको लिए हुए, स्टिल वो किस में आएगा? करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा। आया आपको समझ में? यस, ऑलवेज डिसाइडेड विद योर इंटेंशन। सर ये आप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं करंट और नॉन करंट पे? अरे इन्वेस्टमेंट है सर, इन्वेस्टमेंट है। नहीं बेटा जी, करना पड़ेगा, आगे थोड़ी बातें और करेंगे। अच्छा, क्या सर ऐसा भी हो सकता है क्या, मैंने इनिशियली
मैंने इनिशियली तो क्या किया, उसको मैंने रखा अपने पास में, उसको जब मैंने परचेस किया तो उसको मैंने जब परचेस किया तो मैंने उसको परचेस किया तो मैंने सोचा था कि शॉर्ट टर्म के लिए परचेस करता हूं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट मुझे अच्छा लगने लग गया, उसमें मेरी नीयत बिगड़ गई सर, नीयत आ गई सर, उस पर मेरा दिल आ गया सर, अब मैं उसको लॉन्ग टर्म तक अपने पास रखना चाहता हूं। तो इनिशियली जब मैंने लिया था तब मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, लेकिन बाद में सर मैं उसका मेरा इंटेंशन अब चेंज हो गया सर, तो क्या मैं उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? मैं अपने क्लासिफिकेशन को चेंज कर सकता हूं क्या, करंट से नॉन करंट, या सर वाइसा वर्सा, नॉन करंट से करंट? मैंने सोचा था कि इसके साथ में मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगा इस इन्वेस्टमेंट के साथ में, लेकिन जब रहा मैं उसके साथ में कुछ दिन तक, तो अब मैं उसके साथ में जिंदगी नहीं बिताना चाहता सर, मैं उसको सेल करना चाहता हूं सर। तो क्या मैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट में और करंट इन्वेस्टमेंट को नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या मैं ये कन्वर्ट कर सकता हूं क्या सर? ऑफ कोर्स माय डियर, you can reclassify your investment at later stage. Of course you can reclassify. लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स है, वो हम आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे, वो हम लेटेस्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में अभी हम जो काम कर रहे हैं वो है इनिशियल क्लासिफिकेशन। जब आपने परचेज किया और उसी समय वो एंड तक वही रह रहा है, आपका एंड तक क्लासिफिकेशन वही रह रहा है, तो आपको यहां करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में फर्क समझ में आया होगा। सब कुछ हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम, और सब कुछ हमारी नजरों पे डिपेंड करता है कि हम किस नजर से किसको देखते हैं। यस, सोच बड़ी रखो रे, सोच बदलो। हाँ जी, चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट के हम क्या कहते हैं, रेडी टू सेल है सर, अवेलेबल फॉर सेल है, कभी भी ये अवेलेबल फॉर सेल है सर, बस पैसा मार्केट में रेट आना चाहिए। और ये जनरली क्या कहते हैं, हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं आ जाती है। ये एक फिक्स नहीं है, मैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग लिखवा रहा हूँ। हाँ, आपको ये सब लिखना है बेटा, आपको ये सब लिखना है, ध्यान रहे, ये सब लिखना है। यस यस, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। अच्छा सर आपने इतना तो डिस्कशन किया, अब देखिए डिस्कशन मैंने क्यों किया, करंट इन्वेस्टमेंट, मैंने करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यार ये बार बार करंट और लॉन्ग टर्म आता है, मैं इसको हटा दूं क्या? नहीं, चलो रहने दो यार। करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में अलग अलग डिफरेंशिएशन क्यों किया? क्योंकि जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है ना बेटा, फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होता है? ईयर के एंड में, और ईयर का एंड में यानी 31 मार्च। एवरी 31 मार्च को जब आप अपने फाइनेंशियल क्लोज करते हो, जब आप अपने फाइनेंशियल क्लोज करते हो, जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हो, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट जो आपने किया हुआ है उसको किस वैल्यू पे दिखाना है, इन्वेस्टमेंट जो आपने किया हुआ है उसको किस वैल्यू पे दिखाना है, वह वैल्यू आपको डिसाइड करनी होगी। और किस वैल्यू पे दिखाएंगे यह डिपेंड करेगा कि वह इन्वेस्टमेंट किस नेचर का है, वह इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वह इन्वेस्टमेंट करंट है या नॉन करंट है। आइए हम देखें कैरिंग अमाउंट एट द ईयर एंड ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो इसको हम दिखाते हैं, हम देखते हैं वो इन्वेस्टमेंट हमने कितने में परचेस किया, तो उसकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट, ये वेटेड एवरेज मेथड क्या है, विल डिस्कस, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस करेंगे, नो वरीज। उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट, और हम उसको किस में कंपेयर करते हैं, और हम करते हैं उसकी मार्केट प्राइस में, फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू। अभी के लिए आप ये समझ लें मार्केट वैल्यू। तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, इसमें हम आपस में कंपेयर करते हैं, और विच एवर इज लेस होता है, विच एवर इज लेस होता है उस पे हम उसको दिखाते हैं। समझ में आ गई बात? तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस, विल बी शोन एट दैट प्राइस द इन्वेस्टमेंट इन द बैलेंस शीट। होप यू अंडरस्टूड। यस सर, थोड़ा सा और इस पर प्रकाश डालिए। यस मेरे पुत्र, अभी मैं डाल रहा हूं। आपने कहा सर मैंने इन्वेस्ट, चलिए मेरा आपसे एक क्वेश्चन, मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज किया सर, मैंने 20,000 का एक इन्वेस्टमेंट परचेज किया, और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है यानी करंट इन्वेस्टमेंट है, मैं 12 महीने से ज्यादा उसको अपने पास में रखना नहीं चाहता। और 31 मार्च को क्या हुआ सर, 31 मार्च को उसका रेट हो गया मार्केट में 18,000। मैंने परचेज किया था 20,000 पे, मैंने परचेज कितने में किया था बेटा, 20,000 में, और रेट अब उसका कितना हो गया, 18,000। तो बुक्स में मैं कितने में दिखाऊंगा, आप खुद बताओ किस में दिखाओगे? 18,000, डेफिनेटली 18,000।
अच्छा, तो सर ये 2,000 रुपए का, तो बेटा ये 2,000 रुपए का क्या है, ये 2,000 रुपए का लॉस है जो हमको बुक करना पड़ेगा। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करना पड़ेगा और 2,000 रुपए से हमको ये लॉस बुक करना पड़ेगा पी एंड एल अकाउंट में। कहां पे? पी एंड एल अकाउंट में। पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट के नाम से हमको लॉस बुक करना पड़ेगा 2,000 का। सर ये एक्चुअल में तो लॉस हुआ ही नहीं, फिर भी हमने बुक कर लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आता है, कंजर्वेटिज्म अप्रोच, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। फ्यूचर में होने वाले लॉसेस अगर कोई है तुमको दिख रहा है तो उसको आज ही बुक कर लो। सो दैट इज कॉल्ड द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। बिकॉज ऑफ द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे एप्लीकेबल है। यानी अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि किस किस में कंपेयर कर रहे हैं, कॉस्ट में कंपेयर कर रहे हैं और मार्केट वैल्यू में कंपेयर कर रहे हैं। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, उस वैल्यू पे हम उसको बुक्स में दिखाएंगे, उस वैल्यू पे हम उसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। होप यू अंडरस्टूड। सर यहां तो समझ में आ गया। अब सपोज कीजिएगा, देखिएगा इसी पॉइंट को मैं यहां पे समझा रहा हूं। जैसे ईयर 1 आपने कोई परचेज किया, आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया, उसकी कॉस्ट है आपकी, उसकी कॉस्ट है आपका 20K का मतलब क्या हो गया, 20,000 आपका कॉस्ट है। ईयर 1 के एंड में क्या हुआ, ईयर 1 के एंड में क्या हुआ, उसका जो मार्केट वैल्यू था वह 18,000 आ गया, वह 18,000 आ गया। तो बताओ बैलेंस शीट में आप किस वैल्यू पे दिखाओगे? ईयर 1 की बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे दिखाओगे? 20 पे 18 पे 18 पे 20 पे 18 पे, अरे 18 लाख कैसे आ रहा है रे, ये सॉरी 20 या 18 समझ में आ रहा है। और पी एंड एल अकाउंट में आप लॉस बुक करोगे, पी एंड एल अकाउंट में आप क्या करोगे, लॉस बुक करोगे। लॉस बुक करोगे, कितने का लॉस बुक करोगे साहब? 2,000 का आप लॉस बुक कर दोगे। कितने का लॉस बुक कर दोगे आप? 2,000 का लॉस बुक कर दोगे। तो अब इन्वेस्टमेंट का अकाउंट आपके बुक्स में कितने पे शो किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट का अकाउंट आपके कितने में शो किया जाएगा? दैट इज कॉल्ड योर 18,000 में आपका शो किया जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा सर ईयर 2 में क्या हुआ? ईयर 2 में क्या हुआ सर? ईयर 2 में, अब ईयर 2 के एंड में, ईयर 2 में मैंने बेचा नहीं सर, क्योंकि मैंने बेचा नहीं बेचा सर, मेरा इंटेंशन था लेकिन मैंने बेचा नहीं। मैंने कहा और अमाउंट अच्छा आएगा, इसलिए मैंने बेचा नहीं सर। तो ईयर 2 में क्या हुआ? तो ईयर 2 हो गया सर। तो सबसे पहले आपने एक्चुअलिटी में आपने उसको बेचा या नहीं बेचा, क्या इस पर कोई डिपेंड करता है क्या करंट इन्वेस्टमेंट को नॉन करंट में कन्वर्ट करने का? नहीं साहब, आपका सोच क्या है, उसको लेके आपकी सोच क्या है, तो ईयर 2 में उस पर डिपेंड करता है। आइए सर ईयर 2 में जब उसका मार्केट प्राइस देखा मैंने, ईयर 2 में सर मार्केट प्राइस उसका, ईयर 2 में मार्केट प्राइस समझिएगा, मार्केट प्राइस कितना हो गया ईयर 2 में सर? मार्केट प्राइस मान लो 21,000 हो गया सर। ईयर 2 में क्या हो गया? मार्केट प्राइस 21,000 हो गया। तो सर अब मैं ईयर 2 की बैलेंस शीट में, ईयर 2 की जो बैलेंस शीट है सर, उस बैलेंस शीट में मैं उसको किस वैल्यू पे दिखाऊंगा? यस, आप अपने दिमाग में सेट रखो, आपको किस किस में कंपैरिजन करना है? आपको किस में कंपैरिजन करना है? आपको कंपैरिजन करना है कॉस्ट में और मार्केट वैल्यू में। बुक वैल्यू कहीं नहीं आया है, किस में कंपैरिजन करना है? कॉस्ट में। इस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी? इस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी बेटा जी आपके पास में कितनी? 20,000। और आज की डेट में इस इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है? आज की डेट में इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है? 21,000। तो इन दोनों में से क्या है? विच एवर इज लेस, और वो कितना है? वह है आपका कितना? दैट इज कॉल्ड द 20,000। तो आप किस पे वैल्यू करेंगे? 20,000 पे। तो सर मेरी बुक्स में तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट का बैलेंस है वो तो कितना है? 18,000 है। यस बेटा, इस 18,000 को अब हम वापस बढ़ाएंगे कितने रुपए से? हम बढ़ाएंगे 2,000 रुपए से। तो वापस अब ये एक तरह से क्या हो गया? पहले साल में हमने जो लॉस बुक किया था 2,000 का, पहले साल में जो हमने लॉस बुक किया था 2,000 का, अब अगले साल में वापस हम क्या करेंगे? वापस हम पी एंड एल को क्रेडिट करेंगे, पी एंड एल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और पी एंड एल में प्रॉफिट बुक करेंगे। क्या बुक करेंगे? प्रॉफिट बुक करेंगे। और प्रॉफिट कितने का बुक करेंगे? 2,000 का प्रॉफिट बुक करेंगे। और 2,000 का प्रॉफिट बुक करने के बाद में हमारी वैल्यू उसकी कितनी आ जाएगी? हमारी वैल्यू आ जाएगी दैट इज कॉल्ड द 20,000 हमारी वैल्यू आ जाएगी।
तो सर ये तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया ना, प्रॉफिट तो एक्चुअल में तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं और हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं कर सकते। ध्यान दे, ये प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट नहीं है बेटा, ये 2000 का प्रॉफिट नहीं है, ये 2000 का क्या है? दैट इज रिवर्सल ऑफ लॉस विच वी हैव बुक्ड इन द प्रीवियस ईयर। यह प्रीवियस ईयर का जो लॉस बुक किया ना, उसका रिवर्स किया है हमने अलग से प्रॉफिट बुक नहीं किया है। देखिए, अलग से प्रॉफिट बुक करना कब होता? यदि हम उसको कितने पे ले आते? 21,000 पे ले आते। कितने पे ले आते? 21,000 पे ले आते, तो 20,000 हमारी कॉस्ट होती और 20 के ऊपर हम 1,000 और इसमें अपना वैल्यू एडिशन कर देते, तो हम कहते कि यस, हमने 1,000 का प्रॉफिट एलिमेंट ऐड कर दिया। लेकिन यह क्या है? दैट इज कॉल्ड द रिवर्सल। ये क्या है आपका? रिवर्सल ऑफ लॉस, रिवर्सल ऑफ लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ पी ईयर। समझ में आ रही बात? दिस इज रिवर्सल ऑफ लॉस ऑफ पी ईयर। यानी जो पिछले साल जो हमने ये जो पिछले साल जो बैलेंस ईयर वन में हमने जो बुक किया था, उसी को हम वापस क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो हर साल आपको करंट इन्वेस्टमेंट के लिए हर साल आपको किस किस में कंपेयर करना है? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। ध्यान रहे, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में कंपेयर करना है। आपको चीजें समझ में आई होगी बेटा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नोट करनी है आपको नोट करना है। अच्छा सर, अब अगर मैं बात कहूं यहां पे कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको क्या करेंगे? हाँ जी, किसके लिए बात कर रहे हैं ये हम? सर ये हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और तो उसका कैरिंग अमाउंट क्या होगा? तो बेटा जी उसका कैरिंग अमाउंट हमेशा ध्यान रखना कॉस्ट होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर मैंने परचेज किया, मैंने सपोज कीजिएगा मैंने रिलायंस के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, और वह रिलायंस के शेयर्स मैंने कहा है मैं 15 साल तक मैं उन शेयर्स को नहीं सेल आउट करूंगा। 1000 रुपये मैंने परचेज किया, अब वो 900 भी हो गया। अरे हो गया तो हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको कॉस्ट पे दिखाऊंगा, 1000 रुपये दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। अच्छा साहब, इसमें एक पॉइंट आता है, एक मुद्दे की बात क्या आती है? मान लो मैंने क्या किया, मैंने यश बैंक के शेयर्स परचेज किए। अभी ताजा उदाहरण लेता हूं, मैंने यश बैंक के शेयर्स परचेज किए, और मैंने यश बैंक के शेयर्स परचेज किए, सपोज करो कि मैंने यश बैंक के शेयर्स किए 100 रुपए में परचेज किए, 100 रुपीज में मैंने यस बैंक के शेयर्स परचेज किए, और मेरा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है, मेरा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है। चलिए साहब, अब जैसे कि यश बैंक में जो घोटाला हुआ, धड़ाम से उसकी मार्केट प्राइस आ गई, मैंने कितने परचेज किया? 100 रुपीज में, और धड़ाम से मार्केट में प्राइस आ गई, वो मार्केट में प्राइस फॉल कर गई, वो 10 रुपया हो गई साहब, मान लेते हैं 20-30 रुपया हो गई, 30 रुपया हो गई, चलो मान लेते हैं 30 रुपया हो गई। अब मुझे ये बताइए, ये जो फॉल आया है, यह फॉल जो आया है, बताओ बेटा, यह फॉल किस नेचर का है? क्या वो टेम्परेरी है या नॉन टेम्परेरी है? अदर देन टेम्परेरी है। मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं, अदर देन टेम्परेरी, परमानेंट नहीं। अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये समझें, अभी मुझे ये बताएं, यह टेम्परेरी है या अदर देन टेम्परेरी है? यस बच्चा, दिस इज कॉल्ड द अदर देन टेम्परेरी। मार्केट प्राइस देखिए, समझिएगा, थोड़ा सा वापस कहूं, मैंने रिलायंस के शेयर्स परचेज किए थे, 1000 में 900 हो गया, तो ये छोटी मोटी बातें ये तो होती रहती है, ये टेम्परेरी ऊपर नीचे तो होता रहता है, हर दिन शेयर्स का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, ये टेम्परेरी है। आज कम हुआ है तो कल बढ़ जाएगा, आज कम हुआ है तो कल बढ़ जाएगा। तो ये जो प्राइस में फॉल आया है, यह प्राइस में फॉल परमानेंट नेचर का नहीं है, ये प्राइस में फॉल अदर देन टेम्परेरी नहीं है, ये तो टेम्परेरी फॉल है। अब बढ़ जाएगा, कभी कम होता है तो कभी बढ़ भी जाता है, तो इस टेम्परेरी का इंपैक्ट हमको यहां पे नहीं देना है। लेकिन अगर फॉल इन द मार्केट प्राइस इज नॉन टेम्परेरी, यानी लॉन्ग टर्म रीजन का है, नॉन टेम्परेरी है, अब इसको वापस रिकवर होने में हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, अब हो सकता है रिकवरी हो भी या नहीं हो, बहुत टाइम लग जाए। तो ऐसी कंडीशन में उस फॉल को, उस प्राइस फॉल को हम कहते हैं, दिस इज प्राइस फॉल ड्यू टू परमानेंट, मैं परमानेंट नहीं बात करूंगा, ड्यू टू अदर देन टेम्परेरी। परमानेंट का मतलब क्या है? यश बैंक बंदी हो गया भैया, टाटा बाय बाय, तो परमानेंट हो गया। लेकिन अब यश बैंक में इतना घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला आ गया, तो घोटाला आ गया सत्यम का जो आपका स्कैम हुआ था, वह भी सत्यम बंद नहीं हुआ, लेकिन सत्यम का जो स्कैम हुआ, उसमें जो प्राइस फॉल हुआ, दैट इज कॉल्ड द अदर देन टेम्परेरी।
अभी जो यश बैंक का शेयर प्राइस हुआ है, कम हुआ है, दैट इज कॉल्ड द अदर देन टेम्परेरी। यानी ये कोई छोटा मोटा प्राइस कम नहीं है, रोज का ऊपर नीचे वाला कम नहीं है, ये भैया ये कुछ बड़ा झटका लगा है साहब। सो अगर आपका मार्केट, यस, अगर आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिए हुए हैं, उसको कॉस्ट पे दिखाना है, सही बात है, कॉस्ट पे दिखाना है, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि मार्केट में जो फॉल हुआ है, प्राइस में जो फॉल हुआ है, वह बिकॉज ऑफ अदर देन टेम्परेरी नेचर हो, बिकॉज ऑफ अदर देन टेम्परेरी नेचर हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा मेरे दोस्त? ऐसी कंडीशन में ये होगा कि फिर हमें भी अपनी बुक्स में उस प्राइस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। यस, और उस कमी को हम कहां से पूरा करेंगे? उस लॉस को हम कहां बुक करेंगे? डेफिनेटली P&L अकाउंट में बुक करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट नोट क्या है, बट इफ देयर इज डिक्लाइन इन द वैल्यू, डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू कह सकते हैं हम यहां पे, डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू, हाँ जी, डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू अदर देन टेम्परेरी नेचर, then it should be valued at मार्केट वैल्यू। यानी कि किस वैल्यू पे होगा? वो जो कमी है, जो मार्केट वैल्यू कम हो गई है, उस पे हम उसका वैल्यूएशन करेंगे। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर प्राइस फॉल अदर देन टेम्परेरी नेचर से हुआ है, आप मान लो अदर देन टेम्परेरी नेचर से हुआ है, अब निकट भविष्य में इसकी बढ़ने की ज्यादा संभावनाएं नहीं है, तो हम अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को भी क्या कर देंगे? कम कर देंगे, और उस कमी का जो भी हमारा पोर्शन हुआ है, जो कम हुआ है, उसको लॉस हम बुक कर लेंगे। और वो लॉस हम कहां पे बुक कर लेंगे? दैट इज इन द P&L अकाउंट। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया चीज? अच्छा, अब क्या हुआ? 2-3 साल, 4 साल, 5 साल बाद में वापस यश बैंक का रिकवरी हो जाए, सपोज करो वापस यश बैंक का रिकवरी हो जाए और सब कुछ नॉर्मल आ जाए और उसका प्राइस वापस 100-125 रुपए के आसपास आ जाए, वापस उसका प्राइस 90 रुपये आ गया, 100 रुपये आ गया, तो अब देखिए वापस हमने जो लॉस बुक किया था, अब वो प्राइस, अब वो मार्केट का प्राइस वापस बढ़ गया है, और यह जो प्राइस बढ़ा है ना, यह भी टेम्परेरी नहीं है, यह भी अब स्थायी रूप से बढ़ गया है, अब ये फ्यूचर में भी बढ़ा हुआ रहेगा। यह ऐसा मार्केट के वातावरण से हम अभी कह सकते हैं। सो अगर हमारा प्राइस में वापस इंक्रीमेंट आता है और वह भी अदर देन टेम्परेरी नेचर का होता है, फंडामेंटली प्राइस इंक्रीज होता है, मोमेंटम इंक्रीमेंट नहीं आता, फंडामेंटल इंक्रीमेंट होता है, तो हमने जो फिक्स इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम किया था, उस वैल्यू को हम वापस कॉस्ट के लेवल तक बढ़ा सकते हैं। देखिए यही पॉइंट। बट इन फ्यूचर इट कैन अगेन रीस्टेटेड और इंक्रीज अप टू द कॉस्ट। ध्यान रहे, अप टू द कॉस्ट। अगर आपने 100 रुपए में लिया, मार्केट प्राइस 4 साल के बाद में 150 रुपए हो गया, तो आप उसको 150 नहीं कर देंगे, आप मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं? कॉस्ट तक बढ़ा सकते हैं। जितना आपने लॉस बुक किया था, मैक्सिमम उतना लॉस आप वापस क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। समझ में आ गई? बट ओनली व्हेन सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू इज ऑल्सो अदर देन टेम्परेरी। समझ में आया चीज? बिल्कुल सर समझ में आया। आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। और एक करंट इन्वेस्टमेंट को एवरी ईयर हम ये कैलकुलेशंस करते हैं अबव कंपेरिजन। ये जो कंपेरिजन है ना, ये जो कंपेरिजन है, ये हर साल कंपेरिजन होगा, हर साल P&L के थ्रू ऊपर नीचे लेना देना चलेगा। होप यू अंडरस्टूड। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अच्छे से इसको समझे, क्योंकि ये इजी चैप्टर है, लेकिन साथ साथ में बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूं, आज का कैलकुलेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं, और इसके आगे की कहानी मैं आगे बात करूंगा। आप आज यहां तक सारा नोट कर ले, और ये जो सारी चीज़ें मैंने लिखी है, इन सब चीज़ों को भी आप कहीं ना कहीं एग्जाम्पल वगैरह नोट कर लें, और नोट करने के साथ में ही आप इसको अच्छे से लिख लें और अच्छे से समझ लें। और ध्यान रहे, वापस जब हम लाइव क्लास में मिलेंगे तो ये चीज़ें वापस डिस्कस नहीं होगी, जो क्लासेस मैं यहाँ करवा रहा हूँ वो वापस वहाँ पे डिस्कस नहीं होगी। थैंक यू, टेक केयर।